नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बहुत ही अच्छे ढंग से बढ़ भी रहे होंगे। साथियों इसी क्रम में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आप यूनिक पब्लिकेशन का यह साथियों क्वेश्चन बैंक है जो कि बीपीएससी सुपर टेट के लिए प्रकाशित की गई है। इसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है साथियों, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपका बता दें साथियों कि इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 आपका अपलोड कर दिया गया है, तो जो भी साथी नहीं देखे प्लीज़ आप लोग उसको जरूर से देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम लोग क्लास 3 में बात करने वाले हैं जिसमें आपका प्रश्न पत्र साथियों 1999 का द्वितीय प्राथमिक शिक्षक का यह प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो बस क्लास को पूरा देखिएगा, फुल डिस्कशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, प्लस क्लास में आप लोग बने रहेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा साथियों, और अपना कमेंट अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो कह रहा है यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन साथियों डी 149.6 मिलियन किलोमीटर साथियों इसका दूरी है, याद रखेगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कहता है साथियों ग्रह जो सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह ग्रह कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुध। ठीक है साथियों, बुध ग्रह जो है वह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसको याद रखेंगे। अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की तो ध्यान दीजिएगा कि भारत का प्रमाणित देशांतर है, हम कल के क्लास में भी बताए थे साथियों देशांतर के बारे में। ठीक है, तो प्रमाणित जो देशांतर है भारत की वह कौन है, तो याद रखेंगे साथियों साढ़े 82 डिग्री है साथियों ईस्ट में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात की जाए अगर तीसरा प्रश्न साथियों आपका जो है प्रश्न नंबर 4 उसका बात की जाए तो साथियों ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी साथियों कॉल्डेरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अगर कॉल्डेरा की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि कॉल्डेरा या ज्वालामुखी कुंड जो है साथियों यह ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और कॉल्डेरा एक आध्यात्मिक बड़ा क्रेड होता है जिसकी रचना कई छोटे क्रमों में सम्मिलित होती है, इसे क्रेड भी कहा जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देंगे। कहता है नदी जो समुद्र में मिलने के पहले एक विस्तृत शुष्क क्षेत्र से गुजरती है वह आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे साथियों आपका सही आंसर इसका हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन डी कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर बात की जाए कि कोलोराडो जो नदी है कहाँ पे है, तो याद रखेगा कि अमेरिका में साथियों कहाँ है, अमेरिका का कोलोराडो नदी जो कि समुद्र में मिलने पर क्या होता है तो एक विस्तृत शुष्क क्षेत्र से गुजरती है। और कोलोराडो नदी की अगर बात की जाए तो यह साथियों कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत महासागर में गिरती है। ठीक है, तो इस बात को आप सभी पूरी तरह से याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की तो ध्यान दीजिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है वह कौन सा नदी है। तो साथियों डेल्टा का जो निर्माण नहीं करती है वह नदी कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ताप्ती। ठीक है साथियों, पश्चिमी की ओर बहने वाली यह ताप्ती नदी जो है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट की तो याद रखेंगे कि चट्टान साथियों चट्टान जो स्लेट में परिवर्तित होती है वह कौन सी चट्टान होती है, कौन सी होती है बताएं जरा आप लोग फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सेल। साथ ही सेल जो है यह एक रूपांतरित चट्टान होता है जो कि सेल के रूपांतरण द्वारा बनती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो भी हम इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं आप सभी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं साथियों। मानकर चलिए कि अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए, अगर इसी चीज़ को घुमाकर आपसे पूछ दिया जाए तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर कॉपी में नोट डाउन करे रहेंगे तो उसके बारे में सही कर पाएंगे। ठीक है, यही मेरा प्रयास है, इसीलिए हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। चलिए बात की जाए अगर नेक्स्ट प्रश्न की तो कहता है प्रस्तावित झारखंड अथवा वंचालन राज्य शामिल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग कई साथी इसमें से इसका मतलब भी नहीं समझ पा रहे होंगे। प्रस्तावित झारखंड अथवा वंचालन राज्य शामिल करेगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 जिले।
ठीक है, क्या हो जाएगा 18 जिले। विभाजित बिहार के साथियों अगर बात की जाए तो विभाजित बिहार के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। जब झारखंड और बिहार का विभाजन हुआ था साथियों 15 नवंबर 2000 को, तो बिहार का कितना जिला मिलकर झारखंड का निर्माण हुआ था आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे 18 जिले मिलकर क्या हुआ था, झारखंड राज्य बना था। ठीक है, इसको याद रखेगा। अगर यह भी पूछ दिया जाए कि ये जिले कौन कौन से थे, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे कि इसमें कोडरमा था, गढ़वा था, गिरिडीह दुमका था साथियों, गोड्डा था, चतरा था, गुमला था, देवघर था, धनबाद था, पलामू था, पाकुड़ था, बोकारो था, रांची था, लोहरदगा था, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम था, साहेबगंज और हजारीबाग था। ठीक है, तो ये सभी आप राज्यों का भी नाम याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रयास यही है कि मैं सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं। ठीक है, आप लोग बस चैनल पे बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखा करें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा साथियों कि बिहार में सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति है। बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों, क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये जो उराव जनजाति है, मुंडा जनजाति है, हो जनजाति है, याद रखेगा यह कहाँ की जनजाति है, तो यह भी याद रखेंगे यह झारखंड की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है साथी, झारखंड की जनजाति है। पहले बिहार के ही हिस्सा था, लेकिन जब विभाजन हो गया तो ये झारखंड की जनजातियाँ हो गई। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, और अगर बात की जाए कि आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार में कौन सी जनजाति है, तो यह भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि बिहार में साथियों अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम संख्या में है, वो भी संथाल जनजाति है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात की जाए अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, सोन, पुनपुन, फल्गु और किउल। इस प्रकार से आप लोग नदी को भी पढ़ लीजिएगा कि सबसे कौन कौन नदी किसकी किसकी सहायक नदियां हैं। इस प्रकार से आपको सम्मिलित करने के लिए दे सकता है, और आपका सिलेबस में भी है भारत का भूगोल। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान देंगे साथी, नेक्स्ट जो आपका है वो कह रहा है बिहार में बॉक्साइड जिन जिलों में मिलता है वह जिला कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन सी, पलामू और लोहरदगा। ठीक है, जो कि साथियों विभाजित होने से पूर्व जब था यह क्या था, तो बिहार का ही हिस्सा था। अब यह बिहार का हिस्सा नहीं रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप सभी याद रखेंगे। बात की जाए अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बिहार में सीमेंट उद्योग अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा आपसे, देखिए उद्योग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में साथी जब आपका कोरोना काल था तो उसके बाद से ये उद्योग जगत, इंडस्ट्रीज वगैरह का प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारा इंडस्ट्री का मांग होने लगा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंदरी एवं झीक पानी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर इसके बारे में आप लोग जानना चाहें तो थोड़ा जान लीजिएगा कि बिहार में स्थित सीमेंट उद्योग का अधिकांश क्षेत्र जो है साथियों अब कहाँ है, तो नवगठित राज्य झारखंड में चला गया है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो कहता है कि भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है वह कौन सा अवधि था, तो याद रखेंगे साथियों 9वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वह कब हुआ था, तो आपका 1957 से साथियों 2002 के बीच हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। चलिए बात की जाए अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो कहता है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं। आप लोग बताइए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। यह प्रश्न उस वक्त का है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, KR नारायण। अभी वर्तमान में कौन है यह आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यह 1999 का प्रश्न पत्र है साथियों, आपको क्लियर कर दें, इसलिए उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वह कौन थे, तो KR नारायण थे। वर्तमान में कौन है 2023 में, ये आप लोग कमेंट में बताइए।
ठीक है, चलिए बात की जाए अगर आगे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पूछता है साथियों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है, ये आप लोग बताइए कि उनका जन्म स्थान कौन सा है। तो याद रखेंगे उनका सही आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का साथियों जन्म जो था वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था तो यह भी आप लोग लिख लीजिएगा, 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, कह रहा है राज्यसभा के सदस्य होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी साथियों, 30 वर्ष। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लेकिन कहीं कहीं आपको 25 वर्ष मिलता है और मेरे ख्याल से साथियों 25 वर्ष इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में तो यह भी याद रखेंगे साथियों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 लिख लीजिएगा, 84 ख के अंतर्गत साथियों राज्यसभा का सदस्य के न्यूनतम जो आयु निर्धारित की गई है वो आपका 30 वर्ष किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात की जाए अगर नेक्स्ट प्रश्न की तो कहता है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या साथियों आपका उस समय की अगर बात की जाए तो 7 का है, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो यह 8 हो चुका है। ठीक है, जो कि लेह लद्दाख बढ़ गया है तो 8 हो चुका है 2023 की बात की जाए तो। ठीक है, अगर उस समय की बात की जाए तो 7 हो रहा था आंसर। ठीक है, इसको क्लियर कीजिएगा आप लोग सभी। चलिए आगे अगर बात की, प्रश्न कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुआ था कब, तो 1945 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में अगर बात की जाए तो याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही को देखते हुए मित्र राष्ट्रों की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग के लिए क्या हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से एक वैश्विक संस्था का निर्माण हुआ था। याद रखेंगे इसमें साथियों 26 जून को लिखते चलिएगा, 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जिस पर कुल 50 देशों ने क्या किया था, तो अपना हस्ताक्षर किया था। और इस हस्ताक्षर के पश्चात 24 अक्टूबर लिख लीजिएगा 1945 को क्या हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मानेक शॉ। ठीक है, मानेक शॉ हो जाएगा राइट आंसर। पूरा इनका नाम याद रखेंगे, जनरल मानेक शॉ इनका पूरा नाम है, जो कि याद रखेंगे प्रथम फील्ड मार्शल पाने वाला एक प्रथम व्यक्ति थे। अगर आपसे पूछा जाए करियप्पा के बारे में तो यह भी याद रखेंगे साथियों कि करियप्पा जो थे यह जनरल करियप्पा स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया, तो इसका राइट आंसर 1936 हो जाएगा। ठीक है, 1936 में किया गया था, याद रखेंगे। उसके बाद है बिहार में लोकसभा की कुल सीटें हैं कितने, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कितने हैं, तो 54 सीटें हैं, इसको याद रखेगा। ठीक है, जिसमें अगर बात की जाए तो 14 सीट झारखंड राज्य में दी जाने के बाद अब जो सीटें बची है वह कितनी बची है वर्तमान में, तो 40 सीटें बची है। ठीक है, वर्तमान में अगर पूछा जाए कि बिहार राज्य में लोकसभा की वर्तमान में सीटें कितनी है, तो 40 सीटें हैं। 54 पहले था, लेकिन साथियों 14 सीट जो है वह झारखंड राज्य को दिया गया है। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर आगे तो बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है, तो यह भी याद रखेंगे। इसमें कुल सीटें आपका कितना है, तो 22 है, लेकिन 22 किसको मिलाकर है, झारखंड को मिलाकर। ठीक है, 6 किसको दे दिया गया है, तो झारखंड को दे दिया गया है। तो वर्तमान में जो अगर सीटों की संख्या पूछा जाए तो 16 याद रखेगा। ठीक है, वर्तमान में झारखंड राज्य की सीट कितनी है, 16 है। चलिए उसके बाद है आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1922। ठीक है, याद रखेंगे आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम क्या है, तो राखल दास बनर्जी है। इनका पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे, इस प्रकार से आप लोग फंस सकते हैं। इनका पूरा नाम राखल दास बनर्जी है, जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद है
भारत से बर्मा अलग हुआ था कब? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1935 में साथियों। ठीक है, 1935 में अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग किया था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्नों पे, तो यहाँ ध्यान आप सभी दीजिएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, थोड़ा सा क्लियर होने दीजिए। हाँ, क्लियर हो गया है, अब बात करते हैं। कह रहा है आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, तो याद रखेंगे आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आपका याद रखेंगे 1942 में हुआ था। ठीक है, किनके द्वारा हुआ था? तो यह भी याद रखेंगे कैप्टन मोहन सिंह ने, साथियों याद रखेंगे कैप्टन मोहन सिंह ने रास बिहारी बोस एवं एन गिल के सहयोग से किया था 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, पूरा नाम याद रखेंगे, आज़ाद हिंद फौज का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, जो कि याद रखेंगे 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं इंडियन लीग की क्या किया था? कमान संभाला था। ठीक है, तो इस बात को आप सभी याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय हुआ था किसका और कब हुआ था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मई 1953 में साथियों। ठीक है, कब हुआ था? मई 1953 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो यह भी आप लोग लिखते चलेंगे कि न्यूजीलैंड के याद रखेंगे पर्वतरोही एमंड लिहेरी और भारत के तेनजिंग साथियों कौन है? तेनजिंग नोगरे ने मई 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर सफलता दर्ज प्राप्त की थी। ठीक है, तो सारे बात को आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है मार्टिन लूथर किंग निवासी कहाँ के थे? याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूएस के। कहाँ के हैं? यूएस के हैं। मार्टिन लूथर किंग जो है साथियों, इनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो अमेरिका के महान श्वेत नेता थे यह। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और इन्होंने अहिंसात्मक एवं प्रभावशाली ढंग से अमेरिका में रंग भेद नीति का प्रबल विरोध किया। और वर्ष 1964 में यह भी याद रखेंगे कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये सभी बातें याद रखेंगे यह मार्टिन लूथर किंग के बारे में। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अंग्रेज अनुयायी थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंड्रूज। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो एंड्रूज हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए तो एंड्रूज दक्षिण अफ्रीका के याद रखिएगा आपका फोनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे थे। कौन आश्रम में? फोनिक्स आश्रम में। फिर से बता रहे हैं हम। और गांधी जी ने उन्हें दीनबंधु की उपाधि भी दी थी। आपसे पूछ देगा कि गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किस व्यक्ति को दीनबंधु का उपाधि दिया गया था? तो याद रखेंगे यही है वह एंड्रोज। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो कहता है भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी कब? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। वैसे 1911 में क्या हुआ था? तो दिल्ली दरबार की स्थापना की गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से राजधानी जब स्थानांतरित किया गया था तो 1912 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके पश्चात अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ उस समय वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उस समय वायसराय कौन थे? तो यह भी याद रखेंगे आप लोग कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, उस समय आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे वह वायसराय थे भारत के। यह बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है अकबरनामा लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा अकबरनामा जो लिखी गई है यह आपका कौन हो जाएगा? तो अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब्दुल फजल जो थे वह अकबर के दरबारी कवि थे। यह भी बात आप लोग याद रखिएगा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण हुआ कब? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कब हुआ है? तो इसका सही आंसर बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा चंपारण आंदोलन से होता है। ठीक है, चंपारण आंदोलन ही सबसे पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का। इसी से उनका राष्ट्रीय आंदोलन में और भारतीय राजनीति में साथियों उनका क्या होता है? आगमन होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि चकमा
चकमा शरणार्थी आए थे कब? तो याद रखिएगा चकमा शरणार्थी कब आए थे और कहाँ से आए थे? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश से। ठीक है, भारत में चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से आए थे, यह बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है कि बिहार के राज्यपाल हैं कौन हैं? तो याद रखेंगे वर्तमान की बात नहीं की जा रही है, पहले हम बता दे रहे हैं, यह उस समय की बात की जा रही है 1999 की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए, लेकिन क्वेश्चन है तो हम बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी क्या? तो याद रखेंगे एस भंडारी थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, उस समय भारत में योजना आयोग था, अब नीति आयोग आ गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे उस समय की अगर बात की जाए तो उस समय कौन थे? तो आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। योजना आयोग या फिर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लियर आप सभी। अब नीति आयोग भी आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, इस बात को याद रखेगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पोखरण जहां परमाणु परीक्षण किए गए अवस्थित कहाँ है वह? ठीक है, कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह कहाँ है? तो वह राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान राज्य में स्थित पोखरण भारत का परमाणु परीक्षण स्थल है और याद रखेगा अभी तक किए गए सभी नाभिकीय परीक्षण यहीं पर संपन्न हुए हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के जिस अनुच्छेद में है वह अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 356। अभी वर्तमान में आप सभी देख रहे होंगे मणिपुर में इमरजेंसी लागू है, तो इस बात को आपसे पूछा जा सकता है, यह करेंट का मुद्दा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो ब्रह्मा समाज स्थापित किया गया था, याद रखिएगा ब्रह्मा समाज जो स्थापित किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में किया गया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद अगर बात की जाए तो जिस पुस्तक से वंदे मातरम उद्दिष्ट है वह है कौन है? तो याद रखेंगे साथियों इसका सही आंसर, थोड़ा सा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम कहीं ना कहीं परेशान भी हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आनंद मठ। कहाँ से किया गया था इसका? तो आनंद मठ से किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदे भारत साथियों याद रखेंगे, वंदे मातरम जो है हम वंदे भारत बोलते हैं, अभी वर्तमान में वंदे भारत जो है यह नरेंद्र मोदी श्री प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रेन चलाया गया है, आप सबको पता होगा, इसलिए हम बार बार वंदे भारत बोल रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा बातों को। चलिए, बात की जाए वंदे मातरम की तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आनंद मठ में यहाँ ली गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो यह भी आप लोग याद रखेंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, और यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा साथियों आनंद मठ में लिखा गया था, इसको आप लोग याद रखेगा। ठीक है, वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की गई थी, याद रखेंगे किस शब्द में? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा में। ठीक है, उस समय संस्कृत में ही चल रहा था, आप सबको पता होगा। जय जवान जय किसान कहाँ गया? बताइए, जय जवान और जय किसान किसके द्वारा कहा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आप सबको पता होना चाहिए। वर्ष 1999 में विश्व कप क्रिकेट खेला गया था, कब और किसके द्वारा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में 1999 में आईसीसी विश्व कप खेला गया था, याद रखिएगा किसके द्वारा? तो इंग्लैंड में खेला गया था। और इस क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। किसको हराया था? तो पाकिस्तान को, यह भी आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा विद्युत लैंप का जो आविष्कार किया गया था वह किसके द्वारा? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे इस बात को, किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे यह आपका न्यूटन के द्वारा नहीं होगा साथियों, न्यूटन के द्वारा नहीं होगा, क्षमा चाहेंगे। यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपका हो जाएंगे, मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिसन के द्वारा हुआ था। ठीक है, एडिसन के द्वारा हुआ था। आप लोग एक बार इसको क्लियर कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा अब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इसको आप लोग
देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे 100% है कि ऑप्शन ए इसका सही होगा, लेकिन एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप भी कंफर्म रहें। उसके बाद अगर बात की जाए तो याद रखेंगे विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन है। विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वह कौन है, तो इसका राइट आंसर है आपका आंवला, ठीक है। विटामिन सी किस चीज़ में पाया जाता है, खट्टे चीज़ में, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सभी में पाएगा एमोनिक एसिड। चलिए उसके बाद है खतरे का संकेत के लिए लाल बत्ती विवत होती है क्योंकि। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट हो जाएगा, इसका न्यूनतम बिखराव होता है, इसलिए यह क्या होता है, दिखता है। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, प्रकाश के याद रखेंगे 7 रंगों में होता है, जिससे वायुमंडलीय कणों के द्वारा इसका बिखराव न्यूनतम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है उसकी आवश्यकता क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका नदोत्तर ताल की, ठीक है। क्या होगा, नदोत्तर ताल की हो जाएगी। याद रखेंगे जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है उसे निकट दूरी दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष में साथियों आंख लेंस में फोकस की दूरी कम हो जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर क्या होता है, न पड़ने से उससे क्या होता है, तो पहले ही बन जाता है, अतः दिखाई नहीं पड़ती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप सभी को क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कह रहा है आलू है। आलू क्या है, तो आप सबको पता होना चाहिए जो आलू है वह एक तना है। क्या है, तना है। आलू एक प्रकार का परिष्कृत तना है जो कि खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है कब, तो याद रखेंगे ध्वनि जो है वह सर्वाधिक गति से चलती है कब, इस्पात में, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कबूतर क्या है, कबूतर प्रतीक है किसका, तो याद रखेंगे कबूतर जो है यह आपका किसका प्रतीक है, तो कबूतर जो है आपका शांति का प्रतीक है। किसका है, शांति का प्रतीक है। उसके बाद बात की जाए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हम आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। उसके बाद है वर्ष 1958 का गांधी शांति पुरस्कार जिन्हें दिया गया वो कौन है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत के रामकृष्ण मिशन को, ठीक है। भारत के रामकृष्ण मिशन को क्या किया गया, तो वर्ष 1958 में शांति पुरस्कार दिया, गांधी शांति पुरस्कार से दिया गया था। इसको याद रखेंगे, जो कि भारत सरकार द्वारा 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और वर्ष 2020 में गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय शेख याद रखेंगे मुजीबुर्रहमान को दिया गया है। यह भी आप लोग याद रखेगा। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक कार का भार है आपका 1500 किग्रा और 10 सेकंड में कार की जो गति है वह 30 सेंटीमीटर सेकंड करने के लिए बल होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4500 न्यूटन, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हम इसमें आपको जो यह फिजिक्स का क्वेश्चन है ये सभी, और यह आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो आप सब अगर इसको क्वेश्चन को बनाएंगे तभी ज़्यादा आपको समझ में आएगा, पूरा फॉर्मूला पर यह सब क्वेश्चन बनेगा। तो अभी हम डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताते चलते हैं, ठीक है। जहाँ समझाने योग्य होगा वहाँ हम समझाएंगे भी। कह रहा है किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए किस चीज़ पर, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए जब, तो उसका क्या होगा, न्यूनतम भार क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। वस्तु का भार जो होता है वह गुरुत्वाकर्षीय त्वरण होती है, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स के मान पर होता है, इसको याद रखिएगा। और पृथ्वी की जो केंद्र है यह आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मान 0 होता है, इसलिए पृथ्वी के जो केंद्र है वह वस्तुतः क्या है, तो यह आपका पृथ्वी के केंद्र पर निर्भर है, ठीक है। चलिए आगे बात की जाए तो कह रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार 2 किग्रा है और वह 0.1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है तो क्या होगी। इसका राइट आंसर होगा आपका
ऑप्शन बी याद रखेंगे साथियों, 0.01 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्मा का दबाव होता है, इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा आपका साथियों ऑप्शन बी। ठीक है, 760 मिलीमीटर पारे से कम होता है। ठीक है, मिलीमीटर पारे से कम होगा, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, देखिए प्रश्न जो है यह सभी आपको बनाना होगा। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, यह जितना भी आप लोग बनाइएगा और जिनका साइंस बैकग्राउंड 11-12 में होगा वो शायद समझ पा रहे होंगे इस बात को कि जो है सब न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको आप जितना बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर होगा। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, उसके पश्चात आपका है यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा? इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे साथियों कि इसका राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? तो 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो कह रहा है सौर सेल जो है यह परिवर्तित करती है किस चीज़ में? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। कहता है किसी तत्व का भार संख्या 18 है, यदि इनमें इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 और 11 समझिएगा, जब क्या होगा तो जब तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो 18 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 7 होगा। तो यहाँ पे साथियों क्या होगा, इस प्रकार से समझाया जाता है। ठीक है, तो आपका प्रोटॉन की जो संख्या है और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है इन दोनों को मिलाकर 7 और 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है प्रकाश वर्ष, इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वर्ष इकाई होता है किसका? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन साथियों दूरी का। किसका होता है? तो दूरी का होता है, याद रखेंगे। यह भी याद रखेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो याद रखेंगे इस फॉर्मूला को आप लोग 9.46 इंटू 10⁻15 क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेगा। काला छिद्र ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है क्या? तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा क्या बनता है? तो इसका भारी न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। क्या बनते हैं? ब्लैक होल के सिकुड़ने से भारी न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है और यह एक खगोलीय घटना है। क्या है? खगोलीय घटना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग, कह रहा है हरा घर, ठीक है, ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है किस चीज़ पर? तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल पे होने में। ठीक है, होने से क्या होता है? इसका प्रभाव होता है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। और ग्रीन हाउस का जो प्रभाव होता है वायु में साथियों CO2 क्या होता है? CO2 की मात्रा अधिक बढ़ती है, इसको भी आप सभी याद रखिएगा। अगर बात की जाए ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साथियों। क्या होता? तो याद रखेंगे स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक 1 हो जाएगा, स्पुतनिक 1 हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। मानव द्वारा पृथ्वी का कक्षा में स्थापित प्रथम उपग्रह जो था यह आपका स्पुतनिक प्रथम था, जो कि साथियों याद रखेंगे इसे कजाकिस्तान के बेनाकुर में क्या किया गया था? परीक्षण किया गया था, इस बात को याद रखें। और इसे रूस द्वारा छोड़ा गया था, यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देश भी आपसे पूछ सकता है। जी की इकाई क्या है? जी का मतलब ग्रेविटेशनल का इकाई क्या है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा इसका राइट, मीटर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकते हैं तो सुधारा जा सकता है, इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे कैसे इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका हो जाएगा बी, अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा क्या कर सकते हैं? तो नेत्र से जो दूरी
कि वस्तु साफ ना दिख रही है तो अवतल देन से यह क्या हो जाएगा, आपका साफ दिखने लगेगा इसका प्रयोग कर। निम्न में से कौन सा तत्व है, तत्व पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम जो है साथी, यह क्या है, आपका तत्व है। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र जो है यह H3PO4 है। तो याद रखेंगे फॉस्फेट का सूत्र क्या होगा यदि कि संयोजकता 2 हो तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए M3PO4 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आप लोग केमिस्ट्री जब पढ़े होंगे 11th और क्लास 12th में केमिस्ट्री, जहाँ पे बॉन्ड बनाना होता है, एल्केन एल्काइन, ये सब वो सब जो आप पढ़े होंगे ना, तो 100% ये सब क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए, किस तत्व की परमाणु संख्या 13 है और उस तत्व का संयोजकता होगी क्या, यह भी आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए बात की जाए, अगर निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल बनाने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों अमोनिक क्लोराइड का। ठीक है, अमोनिक क्लोराइड का होता है, याद रखेंगे इस बात को। उसके बाद है निम्न में से कोल गैस कौन सी है, कोल गैस पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यह आपका कोल गैस हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन तथा आपका CO, ठीक है, ये जो है ये क्या हो जाएगा, आपका कोल गैस हो जाएगा। आगे चल के बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे जो आपका प्रश्न है कह रहा है कि धातुओं की जल के से प्रतिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही क्रम है, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो सी है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक जो है यह सही क्रम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है कि प्रजारण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन देता है। चलिए उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक धातु है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखेंगे तांबा जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है, इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडा का जो सही सूत्र है वह है NaHO3 जो है यह आपका राइट आंसर है, याद रखेंगे। फॉर्मूला याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे केमिस्ट्री में फॉर्मूला ही पूछा जाता है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में होती है, इसका क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2 होती है। कितना होती है, 2 होती है, याद रखेंगे। सॉरी, इसका 4 होगा साथियों, हाँ इसका 4 होगा, आप लोग देख लीजिएगा, 100% मेरे ख्याल से इसका 4 होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर आगे, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध एक क्या है, कौन बनता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप सभी को शायद पता होना भी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 109 डिग्री 28 सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, मीथेन जो है साथियों, मीथेन का रासायनिक सूत्र भी याद रखेंगे, CH4 होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, और यह अल्केन सीरीज का यह पहला सदस्य होता है। ठीक है, अल्केन अल्काइन आप लोग पढ़ेंगे, तो यह अल्केन सीरीज का पहला सदस्य होता है। निम्न में से कौन कह रहा है टिल्डल प्रभाव दिखता है, टिल्डल प्रभाव कौन दिखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलाइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी कोलाइड विलयन के से प्रकाश को गुजरता है साथियों, तो उसमें बिखराव होता है, जिस कारण से टिल्डर प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, टिल्डर प्रभाव क्या होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है सूखा बर्फ है वह कौन है, तो सूखा बर्फ आप लोग याद रखेंगे, आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ठोस CO2 जो है यह सूखा बर्फ है। ठीक है,
चलिए अब आपका आ गया है मैथ का कुछ क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग का साथियों। ठीक है, तो हम फटाफट इसमें आंसर बताते चलेंगे। हम पहले ही आपको बता देते हैं कि इसमें हम फटाफट आंसर बताते चलेंगे। आप लोग पीडीएफ को ले लीजिएगा टेलीग्राम से, आप लोग आंसर को लगाइएगा। वहाँ पे थ्योरी बेस आप लोग जब बनाएंगे तभी आपका क्लियर होगा। यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, जो कि हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे और दूसरा क्लास लेना होता है ना, इसलिए तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट हमें भी कीजिए, हम भी आपको कर रहे हैं। और आप लोग अभ्यास जितना कीजिएगा उतना आपको लिए बेटर होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट हमें आंसर बताते चलते हैं। 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, और आपका 79 का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और उसके बाद अगर बात की जाए 80 का आंसर हो जाएगा आपका बी। और अगर बात की जाए 81 का, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 81 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 82 का ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, तो 82 का हो जाएगा ए। 83 का क्या हो जाएगा, तो 83 का आपका हो जाएगा बी। और 87 का हो जाएगा 84 का हो जाएगा आपका ए। 85 का हो जाएगा आपका बी। 86 का आपका हो जाएगा, 86 का ध्यान दीजिएगा, 86 का क्या हो जाएगा, तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बनाइएगा, तभी आपका बेहतर हो पाएगा। तो क्वेश्चन को ज़रूर से बनाइएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। और 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। और ध्यान दीजिएगा 89 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखेंगे 89 का जो है वह आपका ए आंसर जो है जो राइट सही हो जाएगा। अब बात की जाए आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, बायोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हेमोग्लोबिन एक उदाहरण है किसका, तो हेमोग्लोबिन जो उदाहरण है वह वहन प्रोटीन का है। किसका है, वहन प्रोटीन का है। हेमोग्लोबिन जो रक्त है यह लाल रक्त के लिए उत्तरदायी होता है और यह एक प्रकार का वहन प्रोटीन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि याद रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वासियोरक जो है यह बीमारी निम्न में से किस कारण से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किस कारण से, तो इसका राइट आंसर प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, क्वासियोरक जो एक बीमारी है यह याद रखेंगे कि डिफिशियंसी डिसीज है। यह क्या है, तो डिफिशियंसी डिसीज है जो कि प्रोटीन की कमी से होती है। और याद रखेंगे यह खास कर 5 वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है यह बीमारी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार एक ही भूमि में क्या करते हैं में करने से क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होता है, तो अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि चूहे के मारने से दवा है, चूहों की जो मारने की दवा है वो क्या है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है जिंक फॉस्फाइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूहे के मारने का दवा जो है जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है भोपाल गैस दुर्घटना निम्नलिखित में से विषैली के कारण हुआ था। किस विषैली के कारण हुआ था, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था यह आपका हुआ था मेथाइल आइसोसाइनेट के कारण। ठीक है, यह जो गैस था यह जो आपका याद रखना होगा इसी के कारण हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भोपाल गैस त्रासदी की अगर बात की जाए तो जहरीली गैस, यही जहरीली गैस थी जो कि हवा में फैल गई थी और लोग वहाँ अधिक से अधिक क्या हुए थे, मर गए थे। उसके बाद है कि पारिस्थितिक तंत्र का 10% नियम दिया था किसने, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था, याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप सभी अगर बात की जाए तो याद रखेंगे जैव वैज्ञानिक लिंडमैन ने पारिस्थितिक तंत्र का 10% नियम दिया था। इस नियम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र में फूड चेन में एक प्रोटीन लैब के दूसरे प्रोटीन लैब का तक सिर्फ 10% क्या होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तो ये सभी बात आप लोग याद रखेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए कि ऑक्सीजन जो है यह क्या है, तो ऑक्सीजन जो है यह आपका एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का आपका
हार्मोन्स है, ठीक है। ऑक्सिन एक क्या है, तो पादप हार्मोन्स है, जो कि पौधों में क्या होता है, वृद्धि मानव यूरिन के लिए पृथक किया जाता है, ठीक है। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग निम्न सिद्धांत पर काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि गुर्दे के इलाज जो है, गुर्दे के इलाज, आप सब गुर्दा समझ पा रहे होंगे कि गुर्दे के इलाज के लिए डायलिसिस प्रक्रिया जो होता है निम्न सिद्धांत पर करती है। वह सिद्धांत कौन सा है, तो याद रखेंगे, वह सिद्धांत आपका हो जाएगा रसाकर्षण का सिद्धांत, ठीक है। याद रखेंगे इस सिद्धांत को, इस सिद्धांत को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की कि एंजाइम की रचना होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एमिनो अम्ल में, ठीक है। एंजाइम की जो रचना होती है एमिनो एसिड में होती है, इसको याद रखिएगा। और अंतिम प्रश्न है आपका कि पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिक विज्ञान के अध्ययन का आविष्कार किया गया था, ठीक है। पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी का जो अध्ययन किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था, तो यह याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या है, तो एल्टन के द्वारा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे कि पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिक विज्ञान के अध्ययन का आविष्कार जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्टन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आज का यह होता है समाप्त क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अधिक से अधिक उन सभी विद्यार्थी को जो बिहार में सुपर टेट क्लियर करना चाहते हैं, बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सभी को इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। हम जल्द ही आपके लिए और भी बेहतर चीज़ लेकर आ रहे हैं साथियों, आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ हर चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो बस इससे आप लोग जुड़े रहिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।